महिला आरक्षण बिल पर क्या है सियासी रार? क्यों हार कर भी जीत गए पीएम मोदी? मोदी का मास्टर स्ट्रोक या कांग्रेस का ब्रेन स्ट्रोक? सियासत का गेम चेंजर या सिर्फ नैरेटिव? लोकसभा में सरकार द्वारा पेश 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया है। 12 साल में सदन में मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी हार है और पहली हार है। जीत की गारंटी तो पहले से ही नहीं थी, लेकिन जब हार पक्की दिखाई देने लगी तब भी सरकार ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया था। क्यों? असल में इस हार में भी मोदी सरकार की अप्रत्यक्ष जीत छुपी है। सरकार ने यूं ही विधानसभा चुनावों के बीच में ये अहम कदम नहीं उठाया था। असल में ये एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि इस बिल पर सरकार पहले से ही विपक्ष के रुख को जानती थी। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन चुनावों में महिला वोटर्स पर बीजेपी की खास नजर है, खासकर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आधी आबादी का वोट बैंक बहुत मायने रखता है। पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मुस्लिम और महिला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 2 प्रमुख वोट बैंक माने जाते हैं और इन्हीं को साधने की बीजेपी की कोशिश है। ऐसे में इस बिल के गिरने से बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और टीएमसी को हो सकता है, क्योंकि देश भर में इस बिल के गिरने से बीजेपी ने इस तरीके का नैरेटिव तो सेट कर दिया है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इस बिल के आने से महिलाओं को फायदा होता, आधी आबादी को ज्यादा मौके मिलते, उनके अधिकार बढ़ते। लेकिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल नहीं चाहते कि आधी आबादी को उनके अधिकार मिले। पश्चिम बंगाल में 112 सीटें ऐसी हैं जहां 27% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2021 के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का स्ट्राइक रेट 95% था, जबकि हिंदू बहुल सीटों पर 60%। बीजेपी के लिए ये आंकड़ा क्रमशः 4 और 40% था। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरते ही सरकार ने इससे जुड़े 2 बिल पेश नहीं किए। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश की महिलाएं कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। ये हमारी हार नहीं, बल्कि नैतिक तौर पर कांग्रेस की ही हार है। आधी आबादी का हक छीनना कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि देश की महिलाएं देख रही है कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन बन रहा है और विपक्ष के नेताओं को चुनाव में महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना। पहली बेंच पर बैठे देखो। मैं यहाँ सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। बता दें, महिला आरक्षण विधेयक में स्पष्ट प्रावधान था कि संसद की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 सीटें की जा सकती हैं। इसे परिसीमन से जोड़ा गया था, यानी कि वर्तमान में जो पुरुष सांसद थे उनके सीटें तो बरकरार रहनी थी। बिल पर हुई वोटिंग में लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले, जिसमें पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह ये बिल 54 वोटों से गिर गया। वहीं लोकसभा में बिल गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था, ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं था, बल्कि चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश थी। ये संविधान पर आक्रमण था, इसलिए हमने इसे गिरा दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो 2023 में पारित बिल को लागू करें। कांग्रेस उनके साथ है। वहीं राहुल के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी कहां पीछे हटने वाली थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बिल जिस
तरह से सरकार ने पेश किया उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था। उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा और पुरानी जनगणना से जोड़ा, जिस कारण से इसे पारित नहीं किया गया। अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। बहरहाल 12 साल के शासन में ये पहला मौका है जो मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई है। बिल पर वोटिंग से पहले ही अमित शाह ने करीब 1 घंटा स्पीच दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं देख रही है कि उनकी राह का रोड़ा कौन बन रहा है। यहाँ पर तो शोर शराबा करके विपक्ष बच जाएगा, लेकिन माताओं बहनों का आक्रोश का सामना उनको बाहर जाकर करना पड़ेगा। जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो मात्र शक्ति हिसाब मांगेगी। इस तरीके का नैरेटिव पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी फैलाने में कारगर साबित होती हुई दिख रही है। बहरहाल इसका नुकसान टीएमसी समेत बाकी जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, अन्य पार्टियां, उनको कितना होता है ये देखना होगा। अब देखते हैं कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है और कितना नुकसान होता है। महिला आरक्षण बिल पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देंगे उससे राशन नहीं मिलेगा। बीजेपी के शासनकाल में जिन लोगों ने कभी दंगे भड़काए थे वो अब देश के नेता बन गए हैं। ममता ने स्पष्ट कहा, देश को एक बार फिर से गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेताओं की जरूरत है। आज के শুনছি উনি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ওনার ভাষণ শুনে মানুষের রেশন মিলবে না, আর ওনার ভাষণ মানে মিথ্যে ভাষণ, মিথ্যে ফুলঝুরি, মিথ্যে কথা, ঝুমলা। চিন্তা করবেন না, কাল থেকে পতন শুরু হয়েছে। তাই বাবুকে আজ উদ্দেশ্যে, জাতির উদ্দেশ্যে, বাপরে কত বড় জাতির নেতা, দাঙ্গাকারীরা দেশের নেতা ভাবতে পারেন? देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो, नेताजी जैसा हो, अंबेडकर जैसा हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा हो।